हेलो एवरीवन। हमारा रिवीजन सीरीज़ के अंदर यूनिट फर्स्ट का लास्ट सब टॉपिक जो है वो बच गया था एंड दैट टॉपिक इज़ सोशल चेंज, जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड आपका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी था। उसको इस सेशन के अंदर जो है वो इन शॉर्ट जो है डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। तो हमको पता है कि सोशल चेंज जो है वो आपका एक सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर और सोशल रिलेशनशिप के अंदर कुछ अल्टरेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं। जैसा आपका फॉर एग्जांपल एक लड़की है तो वो जाती है मार्केट में, लहंगा खरीद के लाती है, तो वो उसकी बॉडी के साथ कंपेटिबल नहीं है, तो फिर वो दर्जी के पास जाती है तो बोलती है कि इसको अल्टर कर दो और ताकि ये मेरी बॉडी के साथ कंपेटिबल हो जाए। तो वो उसको अल्टर कर देता है, तो उस तरीके से वो लहंगा उसकी बॉडी के साथ कंपेटिबल हो जाता है। इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कुछ पुरानी परंपराओं से, पुराने स्ट्रक्चरल सिस्टम से, पुराने सोशल रिलेशनशिप से हम अपने आप को जो है वो जोड़ नहीं सकते, हम अपने आप को जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो इसलिए सोसाइटी के कुछ सिस्टम्स, कंपोनेंट्स के अंदर हमको अल्टरेशन करनी पड़ती है, मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो इसी को सोशल चेंज बोला जाता है। जैसे कि हमको नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चरल प्रोडक्ट्स, सिंबल्स, इंस्टीट्यूशन, पैटर्न्स ऑफ इंट्रैक्शंस वगैरह, इन सब चीज़ों के अंदर मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है। ये सोसाइटियल डिमांड होती है, तो सोसाइटल डिमांड को पूरा करना पड़ता है, तो इसी को सोशल चेंज बोलते हैं। अब स्कोप क्या है सोशल चेंज का? तो सिग्निफिकेंट अल्टरेशन होती है सोसाइटल स्ट्रक्चर और आपका सोशल बिहेवियर, यानी कि सोशल रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। नॉट फिजिकल ग्रोथ आर सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंज एक अलग जो है आपका सिस्टम है, और आपका फिजिकल ग्रोथ ये आपका नेचर से है, ठीक है। ये नेचुरली तौर पे एक बच्चा आज पैदा हुआ तो वो बड़ा भी होगा, वो फिर अडल्ट भी होगा, फिर वो आपका जो है वो एक मिडल स्टेज में भी जाएगा, फिर उसके बाद वो जो है आपका बूढ़ा भी होगा, फिर वो एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। तो वो फिजिकल ग्रोथ जो है आपका, वो मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, वो जो है आपका नेचुरल बेसिस पे है। सीजनल चेंजेस जो है वो आपका साइंटिफिकल बेसिस पे है, ठीक है। कुछ चेंजेस होती हैं हमारा इन्वायरमेंट के अंदर, हम अपने सराउंडिंग कुछ जो है वो अलग अलग डिफॉरेस्टेशन करेंगे, साइल इरोजन होगा बहुत सारा, तो उसकी वजह से हमको सीजनल चेंजेस देखने को मिलती हैं। उसके अलग कुछ कारण है। लेकिन सोसाइटियल स्ट्रक्चर के अंदर, सोशल बिहेवियर के अंदर जो अल्टरेशन होती हैं वो सोसाइटी की कुछ डिमांड होती हैं, तो वो मेन कंपोनेंट के अंदर चेंजेस लाई जाती है। नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चरल प्रोडक्ट्स, सिंबल्स, इंस्ट्रक्शंस, इंस्टीट्यूशंस एंड वगैरह वगैरह, गवर्नमेंटल सिस्टम्स वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाई जाती हैं। नेचर ऑफ सोशल चेंज क्या है? इम्प्लीकेट्स, यानी कि इम्प्लीकेशन क्या होता है आपका, ग्रेजुअल चेंज क्या होता है, ब्रॉड इम्पैक्ट क्या होता है। तो इम्प्लीकेट्स अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जब भी आपका जो है सोशल चेंज, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी सोसाइटी की डिमांड होगी, अगर उसके बेसिस पे आप स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर और सोशल रिलेशनशिप के अंदर जो है चेंजेस करेंगे, तो इट मीन्स सोसाइटी की फंक्शनैलिटी जो है उसके अंदर जो है इम्प्लीकेशन देखने को हमको मिलेगा, स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। ग्रेजुअल चेंज कैन अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी ओवर टाइम, ठीक है। तो चेंज जो है एकदम से नहीं आ जाती, एकदम सडनली जो है ये चीज़ें बदलती नहीं है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एकदम जो है ग्रेजुअल चेंज होती है। तो ये बड़े लंबे समय तक जो है असर डाल करके जाती है एक सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर। ब्रॉड इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सोसाइटल स्ट्रक्चर, बिहेवियर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों को बदल करके रख देती है, ठीक है। पूरा बदलती तो नहीं है, आस्ता आस्ता आस्ता, एक सदी, फिर दूसरी सदी, तो तीसरी सदी में जो है वो नॉर्म्स, ट्रेडिशन वगैरह बदल ही जाते हैं। थ्री एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज, प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन क्या है, सोशल वर्सेस कल्चरल चेंज क्या है, वेरिएबिलिटी एंड डायनामिक्स क्या है। प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन इन सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप ओवर टाइम, जिसके ऊपर हम अभी तक बात कर रहे थे। सोशल वर्सेस कल्चरल चेंज क्या है? कुछ जो आपके सोशोलॉजिस्ट हैं वो इन दोनों चीज़ों को अलग करके देखते हैं। सोशल चेंज अल्टर सोशल स्ट्रक्चर इन इंस्टीट्यूशन, यानी कि सोशल चेंज क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये जो हमने ऊपर कंपोनेंट की बात करी, इनके अंदर और सोसाइटियल स्ट्रक्चर, यानी कि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चेंज आ जाना, उसको सोशल चेंज कहते हैं। कल्चरल चेंज क्या हो गया? वेरिएशन इन कल्चरल फेनोमेना लाइक नॉलेज, बिलीव्स, वैल्यूज़, ठीक है। वेरिएशन देखने को मिले, यानी कि आपकी एक सदी पहले कल्चरल सिस्टम अलग था, फिर एक सदी बाद कल्चरल सिस्टम अलग है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद 50 साल के बाद देखेंगे और थोड़ा सा अलग है। तो वो
एक ये आपको सिस्टम देखने को मिलेगा, तो उसको आप बोलते हैं कल्चरल चेंज। वेरिएशन इन कल्चरल फेनोमिना लाइक नॉलेज को लेकर के, बिलीफ सिस्टम को लेकर के, वैल्यू सिस्टम को लेकर के, वेरिएबिलिटी एंड डायनामिक्स। उसके बाद स्कोप एंड स्पीड, पैटर्न्स, ड्यूरेशन, प्रोसेस। स्कोप एंड स्पीड क्या है आपका? रेंज फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल, ठीक है। उसके बाद साइक्लिकल क्या है आपका? सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन आर रेवोल्यूशनरी। आपने देखा होगा कि जब ये यूएसएसआर, यूएस, ये सारे चीज़ें आई, उसके पहले पूरी दुनिया में मैक्सिमम, अगर आप इंडिया की एग्जांपल ले लें तो रजवाड़े सिस्टम हुआ करता था, पूरा एक सेंट्रलाइजेशन आपका जो है लैंड सिस्टम हुआ करता था, उसका जो है डिसेंट्रलाइजेशन करना, यानी कि सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो चेंज हुआ ना आपका, ज़बरदस्त तरीके से चेंज हुआ, तो उस चेंज को जो है रेवोल्यूशनरी बेसिस पे भी लाया गया, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे मूवमेंट हुए, तो भाई आपके जो इस पैटर्न को जो है चेंज करो, तो ये साइक्लिकल फॉर्म में है। मे भी शायद आजकल का जो जिस तरीके से कार्ल मार्क्स बात करता है कि भाई एक ज़माना ऐसा आएगा, एक इस तरीके का आपका जो है वो सोशल समाज बन जाएगा कि आपको रिप्रेजेंटेटिव चुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका जो है उस तरीके से ऑलरेडी बातें कर दी जाती है। तो कुछ चेंजेस जो है आपकी वो रेवोल्यूशनरी बेसिस पे भी लाई जाती हैं, ठीक है। उनके लिए रेवोल्यूशन करना पड़ता है, मूवमेंट चलानी पड़ती है, तब जा करके ये चीज़ें आ जाती हैं। साइक्लिकल चेंजेस जो है सेंट्रलाइजेशन, एक पूरा दौर आपका सेंट्रलाइजेशन का चला, फिर आपका अब डिसेंट्रलाइजेशन का दौर चल रहा है कि अब यार इनको क्या कर दो, ये चीज़ों को डिसेंट्रलाइज्ड। यूएसएसआर पूरा सेंट्रलाइजेशन पे चला, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेसिस पे भी चला, लेकिन सेंट्रलाइजेशन बेसिस पे चला। पूरा जितना भी हक रहेगा वो स्टेट का रहेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर, लैंड के ऊपर। आप क्या करेंगे, कोलैबोरेशन बना करके जो है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर खेती बाड़ी करेंगे, जो जितना जितना एफर्ट जो लगाएगा उसको उतना मिलेगा। ड्यूरेशन क्या है? शॉर्ट टर्म्स माइग्रेशन रेट्स आर लॉन्ग टर्म्स इकोनॉमिक शिफ्ट, ठीक है। माइग्रेशन रेट और इकोनॉमिक शिफ्ट इसको ड्यूरेशन के अंदर जो है वेरिएबिलिटी एंड डायनामिक्स के अंदर जो है इसको रख दिया गया है। प्रोसेस कंटिन्यूज स्पेशलाइजेशन वर्सेस डिसकंटिन्यूज टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। स्पेशलाइजेशन, कंटिन्यूज स्पेशलाइजेशन वर्सेस डिसकंटिन्यूज टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, यानी कि अब जो है हम और ज़्यादा अब रोबोटिक की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तो और ज़्यादा मतलब लोगों की ज़रूरत ही नहीं, अब स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं, ख़त्म, चलो निकलो, ठीक है। एलाइड सिस्टम क्या है? इसके साथ एवोल्यूशन है, प्रोग्रेस है, वैल्यू न्यूट्रलिटी है। एवोल्यूशन क्या है? डायरेक्शनल चेंज ओवर टाइम इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपका डार्वेनियन थ्योरी के अंदर या लेमार्कियन थ्योरी के अंदर जो है आपका एक एवोल्यूशनरी पूरा एक प्रोसेस बताया गया है, उस तरीके से जो है यहाँ पे एक डायरेक्शनल चेंज ओवर टाइम इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मान लो आप एवोल्यूशन को तो मानना ही पड़ेगा ना आपको। अब डार्वेनियन थ्योरी या लेमार्कियन थ्योरी को आपको नहीं मानते, वो एक अलग बात है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे साइंटिस्ट भी नहीं मानते। साइंटिस्ट के बीच में भी जो है एक पूरा डिबेट है इसको, डार्वेनियन थ्योरी को लेकर के, लेमार्कियन थ्योरी को लेकर के, क्योंकि उनके पास फॉसिल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाएँ कि ठीक है यार हम बंदरों की नस्ल से आए थे, ठीक है। तो मतलब वो आज तक इस चीज़ को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन एवोल्यूशन को तो हमको मानना ही पड़ेगा, एवोल्यूशन तो होता है। तो आज अब बच्चे हैं तो कल आप जो है वो अडोलेसेंट एज में जाएंगे, फिर अडल्टहुड में जाएंगे, तो ये चेंजेस तो हो रहा है स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर। डायरेक्शनल चेंजेस ओवर टाइम इन्वॉल्विंग, ठीक है, उसके अंदर टाइम लगता है, ऐसा नहीं है एकदम सडन चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोग्रेस, डायरेक्शनल चेंज टूवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल, ठीक है। अगर आप किसी डिज़ायर मतलब आपके अंदर कुछ पाने का जो है वो कुव्वत है, कुछ अचीव करने का कुव्वत है, तो उसको आप प्रोग्रेस बोलेंगे, ठीक है। इन्वॉल्विंग वैल्यू जजमेंट, वैल्यू न्यूट्रलिटी, सोशल चेंज स्टडीड विदाउट मॉरल जजमेंट, ठीक है। आपको फिर मॉरलिटी को साइड पे रखना पड़ेगा, और सोशोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं ये मॉरल वैल्यूज़ को साइड पे रख करके सोसाइटी को स्टडी करते हैं, यानी कि वे ये वैल्यू न्यूट्रल हो करके स्टडी करते हैं, वैल्यू सिस्टम, नॉर्म्स, ट्रेडिशन वगैरह वगैरह। थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, फंक्शनलिस्ट थ्योरी आती है इसके अंदर, तो कितनी बार फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो है इसको हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। फंक्शनलिस्ट थ्योरी के अंदर क्या बोला जाता है?
नेचुरल, नेसेसरी फॉर सोसाइटल एडॉप्टेशन एंड स्टेबिलिटी, ज़रूरी है। फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें होनी चाहिए, एडॉप्टेशन होनी चाहिए, तभी जो है आपका सोसाइटी का स्टेबिलिटी बना रहेगा। नेसेसरी है, नेचुरल भी है। नेचर, ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी, तो दो तरीका बताया यहाँ पे आपका, ये ग्रेजुअल चेंज या फिर एवोल्यूशनरी बेसिस होगा। कन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर अराइजेज फ्रॉम कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल, जैसे कार्ल मार्क्स बात करेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, कि रेवोल्यूशन लाओ, पूरा सोसाइटी उखाड़ करके, पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम उखाड़ करके फेंक दो, दूसरा स्ट्रक्चरल सिस्टम लाओ। नेचर क्या है, रेवोल्यूशनरी और डिसरप्टिव प्रिंसिपल। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी इमर्ज फ्रॉम चेंजेस इन इंडिविजुअल परसेप्शन एंड इंट्रैक्शन, ये इंडिविजुअल परसेप्शन और इंट्रैक्शन के बेसिस पे, जैसे मान लो मैं हूँ तो मैं किसी एक सोसाइटी में चला गया, तो मैं वहाँ के सोशल सिस्टम या सोशल स्ट्रक्चरल सिस्टम से प्रभावित हुआ, फिर मैं अपने समाज के अंदर आया, तो मैं अब सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी एक जो है वो एक पहचान है, तो मैं लोगों को जो है अवेयर करते रहूँगा कि नहीं यार हमको इस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर सिस्टम बनाना चाहिए। तो उसको आप बोलते हैं सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी। आपने इंट्रैक्शन किया दूसरे लोगों के साथ, तो आपने फिर आपके अंदर जो है वो सोसाइटल डिफ्यूजन हो जाएगा, सोशल डिफ्यूजन हो जाएगा। नेचर, माइक्रो लेवल इंट्रैक्शन लीडिंग टू मैक्रो लेवल चेंजेस, ठीक है, माइक्रो लेवल इंट्रैक्शन से मैक्रो लेवल चेंजेस तक ले जाता है। फिर ये छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, सोसाइटी प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। एवोल्यूट डेवलप नेशंस। डिपेंडेंसी थ्योरी, कुछ आपके देश जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड है। चेंज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्रियलाइज नेशन। आउटकम परपेचुएट, ये इनइक्वालिटी को क्या करता है, लंबे समय तक लेकर के चलता है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, प्रोपोनेंट्स इसके कौन से, एमनल वैलरस्टैन। शेप्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेस एंड पावर डायनामिक्स। नेचर क्या है इसका, अनइवन एंड इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चेंजेस। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है, अनइवन एंड इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चेंजेस, यानी कि जितना, ठीक है, आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे तो करते रहो, ठीक है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कह रहे हैं कि शेप्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेस एंड पावर डायनामिक्स, कुछ लोग जो है पूरी दुनिया में उठ करके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि बस अब पूरा रिसोर्सेज हम अपने कब्जे में लेंगे, बाकी तुम जाओ तेल लेने। नेचर, अनइवन और इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चेंजेस होगा, ठीक है, पूरा इंट्रैक्शन तो हो जाएगा पूरे ग्लोबल सिस्टम का, लेकिन वो आपका जो है इवन बेसिस पे नहीं होगा, अनइवन, ठीक है, इक्वल बेसिस पे नहीं होगा, अनइक्वल बेसिस पे होगा। 3 बेसिक सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज, डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड डिफ्यूजन, जिसकी मैं ऊपर बात कर चुका हूँ पहले, डिफ्यूजन की। डिस्कवरी, कोई नई नॉलेज होगी तो बस उसका परसेप्शन आएगा, लोग बोलेंगे बस हमको इस तरफ बढ़ना, जैसे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे आज से 10 साल 20 साल पहले, तो आज हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू कम्बिनेशन और यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। न्यू कम्बिनेशन, कोई नई इन्वेंशन हो जाती है तो भाई आप पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों की ओर बढ़ोगे। जैसे पहले लोग जो थे वो किताबों से पढ़ते थे, आज किताबों से नहीं पढ़ रहे, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब्स वगैरह, इधर उधर किंडल्स वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से। स्प्रेड ऑफ कल्चर ट्रेड्स बिटवीन ग्रुप्स और सोसाइटीज़, इंट्रैक्शंस होता है किसी और के साथ, तो आपका वो, जैसे मान लो हमारे ऊपर जो है असर पड़ा हुआ है अमेरिकनाइजेशन का, वेस्टर्नाइजेशन का, तो हम हमको समझ में ही नहीं आ रहा है हम कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाई सूट वगैरह हम पहनते हैं, देन उसके बाद हम इंडियन संस्कृतिजेशन की भी बात करते हैं, तो ये पूरा दोनों मतलब दोगलापन हमारे अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। स्प्रेड ऑफ कल्चर ट्रेड्स बिटवीन ग्रुप्स और सोसाइटीज़। ओरिजिन ऑफ चेंज, एक्सोजीनियस ओरिजिन, एंडोजीनियस ओरिजिन। एक्सोजीनियस ओरिजिन क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे नेचुरल डिजास्टर, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर जो एक्सटर्नली आपको जो है प्रेशराइज करे चेंज के लिए, ठीक है, चेंज होने के लिए मजबूर कर दे। जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो सोशल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज तो होगा ही होगा। ग्लोबलाइजेशन, आज मैकडोनल्ड जो आपका एक वो फूड है, मतलब हर कोई उसी से जो है वो एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है। वो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जाएंगे तो उसी का पिज़्ज़ा आपको खाना है, ठीक है। तो वो एक पूरा एक सिस्टम जो है वो फैला दिया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इंडोजीनियस इंटरनल फैक्टर, जैसे सोशल डायनामिक्स, कल्चरल शिफ्ट, ऑर्गेनाइजेशनल, ये मतलब खुद के अंदर जो है स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर। एक्सेप्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज, फैक्टर, एटीट्यूड,
एटीट्यूड, वैल्यूज़, यूज़फुलनेस, कंपेरेबिलिटी विद एग्जिस्टिंग कल्चर, वेस्टेड इंटरेस्ट, रोल ऑफ चेंज। कुछ चीज़ों को जो है हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ के ऊपर नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं ये भाई ये हमारे कंपेटिबिलिटी नहीं है, हम नहीं करेंगे, हम अपने परंपराओं से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को ले लिया जाता है, ठीक है, मॉडिफाई किया कर दिया जाता है सोसाइटी को, कुछ चीज़ों को नहीं लिया जाता। फैक्टर अफेक्टिंग डायरेक्शनल एंड रेट ऑफ चेंज, तो कौन कौन से फैक्टर हैं? जियोग्राफी, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, उसमें कौन सा है? क्लाइमेट है, नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल डिज़ास्टर हैं, टेक्नोलॉजी में क्रूशल फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग ऑगबर्न और नीमकफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम, हिस्टोरिकल सिचुएशन, डॉक्ट्रिन्स, कन्फ्लिक्ट, आवर वैल्यूज़, ये सारे वैल्यू सिस्टम के ऊपर असर डालती है। ग्रेट मैन एंड वुमेन, ठीक है, तो वो उनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, मदर टेरेसा हो गए एंड वेरियस अदर पर्सनैलिटीज़। अब आ जाओ जी, सोशल चेंज हो गया, अब आ जाओ जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? सिग्निफिकेंस ट्रांसफॉर्म सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वर्ल्ड वाइड, यानी कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को बदल दिया थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोपियन पर्सपेक्टिव क्या है? यूरोपियन पर्सपेक्टिव सीन एज साइन ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस, ठीक है, साइन ऑफ यानी कि मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ने का और प्रोग्रेस करने का, आपका डेवलप इकोनॉमी की तरफ एक आपका ये यूरोपियन पर्सपेक्टिव है। कंडीशन बिफोर द इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन किस तरीके का था? तो हमको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ करता था फॉर इंटरनेशनल मार्केट बिफोर फैक्ट्रीज। 17-18 सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके का है? मर्चेंट फाइनेंस फार्मर टू प्रोड्यूस गुड्स, के आप क्या करेंगे, उनको पैसे दिए जाते थे कि आप गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। ग्ल्यूड्स हैड मोनोपोलीज इन टाउन्स। ग्ल्यूड्स क्या होता है? एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स बिलोंगिंग टू अ सेम ऑक्यूपेशन, जैसे कुम्हार हो गए, जैसे तरखान हो गए, जैसे मतलब ये एक मेनली एक ऑक्यूपेशन को करने वाले कोई ग्रुप ऑफ पीपल, तो उनको ग्ल्यूड बोला जाता है, जो टाउन्स के अंदर पहले ज़माने में हुआ करते थे, उनकी मोनोपोली होती थी। प्रमोटिंग मर्चेंट्स टू सीक प्रोटेक्शन इन द कंट्री साइड। फार्मर सप्लीमेंटेड इनकम बाय प्रोड्यूसिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, फार्मर क्या करते थे? सप्लीमेंटेड इनकम बाय प्रोड्यूसिंग के इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम इन इंडिया बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ करता था, नोन फॉर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। मेजर पोर्ट टाउन्स कौन कौन से थे? सूरत था, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, हुगली वेस्ट बंगाल के अंदर। ट्रेड सिस्टम किस तरीके का था? एक्सपोर्टेड गुड ग्लोबली, ठीक है, हम पूरा सामान जो है ग्लोबली भेजा करते थे, फाइनेंस्ड बाय लोकल बैंकर एंड मर्चेंट्स के द्वारा। इंडिया ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूरोपियन इन्फ्लुएंस पड़ा हमारे ऊपर, मोनोपोलीज एस्टैब्लिश हो गई, यूरोपियन मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई। डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट सिस्टम जो है वो डिक्लाइन कर गया, जैसे सूरत का, हुगली का जो पोर्ट सिस्टम है जो ऊपर हमने देखा, तो ये आपका ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काफ़ी असर पड़ा। राइज ऑफ न्यू सिटीज़, बॉम्बे, कोलकाता, ये फ्लोरिश करने लगी कॉलोनियल रूल के अंदर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटमेंट, इन्होंने अपॉइंट किया एक आदमी को, गोमस्ट करके एक आदमी होता था, वो सुपरवाइज करता था वो सभी चीज़ों को, वीवर्स को भी, ठीक है, वो जा कर के ग्ल्यूड सिस्टम जितने भी होते थे टाउन्स में, उन सारों को जो है वो देखता था, ठीक है, ये भाई काम सही से कर रहे नहीं कर रहे, कोई और आकर के तो नहीं इनसे काम करवा रहा है। तो वो एक पूरा मोनोपोली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने थ्रू द सर्विस पोस्ट, जैसे गोमास्ट जो है रखा जाता था, उसके प्रोसेस से जो है उसको डील किया जाता था, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंडियन क्लोथ के ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी गई, टैक्स लगा दी गई। चैलेंजेस फॉर वीवर्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड चीप ब्रिटिश क्लोथ हार्म्ड लोकल वीवर्स, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान होता था। अमेरिकन सिविल वार लेड टू द एक्सपोर्ट ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फॉर अदर इम्पैक्टिंग वीवर्स, ठीक है, अमेरिकन सिविल वार हुआ जिसकी वजह से जो इंडियन वीवर्स है, ठीक है, वो क्या करने लगे, गुड क्वालिटी ऑफ मतलब ये गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन जो है ये हम उधर बेच रहे थे, ठीक है, कहाँ पे, यूरोप के अंदर, तो इसकी वजह से भी जो है वीवर्स के ऊपर जो है नुकसान जो है उनको झेलना पड़ा, सॉरी, ठीक है। फैक्टर्स इन इंडिया, तो क्या फैक्टर्स इंडिया के अंदर पड़े? मिड 19th सेंचुरी फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे के अंदर 1856 के अंदर, फर्स्ट जूट मिल 1855 के अंदर, फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल 1974 मद्रास के अंदर,
की इंडस्ट्रियलिस्ट कौन से हैं आपके? द्वारकानाथ टैगोर, दिनेश झा पेटिट, जे एन टाटा, जमशेदजी टाटा, उसके बाद सेठ हुकमचंद, शिव नारायण बिरला, जिनका कुछ का नाम अभी भी चल रहा है आपका, जैसे आपका टाटा का नाम चल रहा है, बिरला का नाम चल रहा है ना, तो टैगोर वाला तो आई थिंक थोड़ा ख़त्म हो गया, तो ये आपके चल रहे हैं अभी भी। वर्कर्स इन इंडिया, इनकी कंडीशन क्या थी? माइग्रेशन कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, बड़ी सिटीज़ में जा रहे थे आपका, किस बात के लिए? जॉब्स के लिए। वर्कर डेमोग्राफी क्या है? मैनी फ्राम रत्नागिरी टू बॉम्बे एंड उत्तर प्रदेश टू बॉम्बे एंड कोलकाता, पैदल ही जाते थे क्योंकि बॉम्बे कोलकाता क्या था, ये आपका हब बन चुका था और यहाँ पे आपको फैक्ट्रीज़ में जॉब मिला करता था। इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ इन इंडिया, यूरोपियन एजेंसीज, ट्रेड इन प्लांटेशन, माइनिंग, रॉ मटेरियल जैसे कि इंडिगो, जूट और काटन का जो है ट्रेड किया जाता था। स्वदेशी मूवमेंट का एक पूरा प्रोसेस चलाया गया, बूस्ट किया गया, स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई कि भाई इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट करा जाए, एडवर्टीज़मेंट हुआ, आपके जितने भी सोशल थिंकर हैं वो सामने आए, लीडर हैं वो सामने आए। वर्ल्ड वार फर्स्ट डिक्लाइन द मैनचेस्टर एक्सपोर्ट, मैनचेस्टर से जो है कपड़ा बन करके आता था और उसका एक पूरा बुखाल हुआ करता था, तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर डिक्लाइन हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से, क्योंकि मैनचेस्टर के अंदर जो भी कंपनियां थी वो अब हथियार बनाने लग गई थी, लेड टू द बूम। उसका फ़ायदा उठाते हुए इंडिया के अंदर जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ। और ख़ास बात याद रखेंगे, अगर वर्ल्ड वार सेकंड ना होता तो आपका इंडिया आज़ाद कभी नहीं होता, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अच्छे के लिए भी होती हैं और कुछ चीज़ें मतलब कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, प्रिविलेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मार्केट अडॉप्टेशन, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन बॉम्बे एंड कोलकाता, क्योंकि वही हब था। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, यूज़ ऑफ फ्लाई शटल लूम्स एंड, ठीक है, फ्लाई शटल लूम्स यानी उसी तरीके उसका आपका इस्तेमाल करने लगे तो आपका जो है वो लोइयाँ बनाने लगे, वो आपके कपड़े बनाने लगे, उसके ऊपर जो है कढ़ाइयाँ करने लगे, जितना भी जो भी चीज़ें, शटल का, फ्लाई शटल का इस्तेमाल करने लगे। मार्केट अडॉप्टेशन, फ्लाई शटल जिसको नहीं पता तो आप गूगल पे जा कर के सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी उसका जो है इस्तेमाल किया जाता था आज से कुछ साल पहले। आई थिंक कश्मीर के अंदर भी करा जाता था उसका इस्तेमाल, फ्लाई शटल लूम्स का। मार्केट अडॉप्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ बोथ कोर्स एंड फाइन क्लोथ, स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन, क्रिएटिंग मार्केट फॉर गुड्स, एडवर्टीजमेंट करा जा रहा था एकदम, जैसा मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। मैनचेस्टर क्लॉथ के ऊपर लेबल लगाया जाता था, मेड इन मैनचेस्टर। नेशनलिस्टिक मैसेज जो है उनका यूज़ किया जाता था इंडियंस जो है इंडस्ट्रियलिस्ट सिस्टम के लिए। पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल थिंकर, कार्ल मार्क्स का क्या पर्सपेक्टिव है? दास कैपिटल इन्होंने किताब लिखी, दास कैपिटल यानी कि कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इनका ये था कि भाई लोगों पे जुल्म हो रहा है, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड्स टू वेल्थ कंसंट्रेशन, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, वर्क एलिनिएशन, ठीक है, उनको जो अलग थलग करके रखता है, बार बार एक ही काम कराता है, कोई क्रेडिट नहीं देता है, तो हमको इस तरीके का सिस्टम नहीं चाहिए। मैक्स वेबर, इनका किताब का नाम द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इनका पर्सपेक्टिव क्या है? प्रोटेस्टेंटिज्म प्रमोटेड वर्क इथनिक फैसिलिटी, कैपिटलिज्म इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनालाइज्ड रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्राइजेशन। इन्होंने एनालाइज किया कि जो भी आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम है इसके अंदर एक हमको ब्यूरोक्रेसी और एक रैशनलाइजेशन देखने को मिलती है, इस चीज़ को इन्होंने एनालाइज किया। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है आपका, जो एक आपका क्रिश्चियनिटी के अंदर दो सेक्ट होते हैं, एक कैथोलिक सेक्ट है, एक प्रोटेस्टेंट सेक्ट है, उसके बेसिस पे इन्होंने बात करी कि प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो प्रमोट करता है वर्क इथनिक फैसिलिटी को, जैसे कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं कि कुछ ही लोगों का जो है वो आपका कंट्रोल होना चाहिए, वही आपका जो है रैशनल बेसिस पे और आपका ऑफिशियल बेसिस पे जो है उस चीज़ को चला सकते हैं। तो आपका जो है ये लेबर क्लास वो आपकी स्पेशलाइज्ड क्लास नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो कैसे उसमें आएगी? वो उस तरीके का जो है उस बेसिस पे जो है मैक्स वेबर ने एनालाइज किया। एमाइल्डर की डिवीजन लेबर इन सोसाइटी, तो ये मैकेनिकल और आपका जो है वो आपका ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करते हैं आपका प्रोडक्शन के अंदर भी, ठीक है। पर्सपेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज स्पेशलाइजेशन इन इंटरडिपेंडेंस, वांट ऑफ एनोमी इज रैप्टरली इंडस्ट्रियलाइजिंग सोसाइटी। यानी कि अगर आप, ठीक है, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ोगे तो आपको एनोमी
ठीक है। आपको नॉर्म्स को भी चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू नॉर्म्स इन चीज़ों को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एक नॉर्मलेसनेस सोसाइटी बन जाएगी, एनोमी का कॉन्सेप्ट जो है वो फैल जाएगा। फर्दिनंद टूनीज वर्क जैमनी शेफ्ट और जैशल शेफ्ट कम्युनिटी एंड सोसाइटी पर्सपेक्टिव क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन शिफ्ट फ्राम क्लोज निट कम्युनिटीज़। जैमनी शेफ्ट इज़ इम्पर्सनल कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, जैशल शेफ्ट ठीक है एक आपका जो है क्लोज निट है, एक क्लोज निट नहीं है, तो उस बेसिस पे इन्होंने जब जो है वो बात करी है। जॉर्ज सिमल द फिलोसफी ऑफ मनी पर्सपेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप थ्रू मोनिटाइजेशन, एनालाइज्ड मनी रोल इन सोशल रिलेशन एंड पावर डायनामिक्स। इंडिविजुअलिटी को जो है इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालती है, इंसान जो है वो ऑब्जेक्टिव के बदले सब्जेक्टिव ज़्यादा हो जाता है। इंडिविजुअलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप थ्रू मोनिटाइजेशन, ठीक है एक पावर का नशा, एक मतलब वो मनी रोल जैसा एक कंडीशन जो है वो फैला देती है, ठीक है। तो एक मतलब पावर और पैसा ये दो चीज़ें जो है मैटर करती है आपकी बड़े ख़तरनाक तरीके से, और हर एक इंसान यही चाहेगा। अगला कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन। डेफिनेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इन सोशियोलॉजी रेफर टू इंटर कनेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेस फैसिलिटेड, फ्री मार्केट होना चाहिए, कैपिटलिज्म, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वगैरह वगैरह, खुला फिरें इधर उधर जाएं, बॉर्डर हटा दो, ख़त्म ये वो चीज़ें हैं ना, ट्रेड करो एक दूसरे से, ठीक है। कल्चर को जो है एक दूसरे के अडाप्ट करो, स्ट्रीट फूड को जो है चखो, जैसे इंडियन स्ट्रीट फूड आज पूरी दुनिया में जो है मशहूर है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल चेंजेस हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, तो ये काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका जो है ग्लोबलाइजेशन होती है। टेक्नोलॉजी में आपको मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रीलें देखते हो तो बिल्कुल वही फैक्टर है, ठीक है, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह। पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है, तो हम कुछ मैन आपके जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाते हैं, मतलब जैसे आपका UDHR है, आपका UN है, तो उसके बेसिस पे हम पर पूरी दुनिया के लोग जो हैं उसके रेटिफाइड मेंबर हैं, ठीक है, उस बेसिस पे हम जो है ग्लोबली जो है वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। इकोनॉमिक फैक्टर, ट्रेड, ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल कमोडिटी चेंज, एक जगह से दूसरी जगह पे हम कमोडिटी ट्रांसफ़र करते हैं। कल्चरल फैक्टर, तो कल्चरल फैक्टर मीडिया, कल्चरल एक्सचेंज, होमोनिजाइजेशंस, जैसे आपका कुछ जो हैं ड्रामे, सीरियल्स, गाने जो है एक दूसरे पे असर डालते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा खतरनाक चेंज जो है देखने को मिलता है। थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिविस्ट, न्यू लिबरल ग्लोबलिस्ट, नेगेटिविस्ट, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहले इन थ्योरी को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका कौन सा है भाई साहब? पॉजिटिविस्ट। तो ये पॉजिटिव वे से देखते हैं कि एडवोकेट ऑफ द मार्केटिंग फ्री हो जाएगी, बिलीव करते हैं ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, ये पॉजिटिव वे से देखते हैं। जैसे इसमें की स्पोर्टर कौन है आपके? थॉमस फ्राइडमैन, ठीक है। नेगेटिविस्ट रेडिकल जैसे मार्क्सिस्ट व्यू हैं, ये बोलेंगे कि कैपिटलिज्म फैल जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन बड़े लेवल पे होगा, इनइक्वालिटी बड़े लेवल पे देखने को मिलेगी। इसके अंदर की थिंकर है एमनल वेलरस्टैन, ठीक है, मेनली ये मार्क्सिस्ट व्यू को आगे चलाते हैं और ये नेगेटिव वे से जो है ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं। और वो देखते हैं इसके अंदर की थिंकर कौन है आपके? एमनल वेलरस्टैन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू ग्लोबलाइजेशन आर सिग्निफिकेंट बट नॉल ऑन ऑल इनकम्पैसिंग, ठीक है वो सही है, लेकिन तमाम चीज़ों के ऊपर आप ग्लोबलाइज्ड नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लो जो कंपैटिबल है, जो नहीं है तो उसको नहीं करो। जैसे हमारी सोसाइटी के रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो कंपैटिबल हैं तो हम उसको जो है अडॉप्ट कर लेंगे, जो नहीं है तो उनको हम उखाड़ करके फेंक देंगे। आई थिंक ये वाला जो सिस्टम है वो ठीक है। नेशन रिमेन ऑटोनॉमस एंड कल्चरल एक्सचेंज इज़ हाइब्रिड, ठीक है, ऑटोनॉमी होनी चाहिए हर एक नेशन के पास, ठीक है, वो लेगा या नहीं लेगा उसके ऊपर थोपा मत जाए। जैसे मैकडोनल्ड जो एक आइडिया है वो पूरी दुनिया में सब पे थोप दिया गया है, KFC जैसा आइडिया है पूरी दुनिया में थोप दिया गया है। करेक्टरिस्टिक्स जैसे इंस्टेंट डिजिटल कम्युनिकेशन, ग्लोबल रिस्क कॉन्शियसनेस, कल्चरल एक्सचेंज, एग्जांपल बॉलीवुड के पॉप वगैरह सॉन्ग वगैरह वगैरह चीज़ें ये जो भी होती है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इसके अंदर देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट क्या पड़ता है? प्रमोट ट्रेड, अपॉर्चुनिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल इनइक्वालिटीज़, उसके अंदर भी वो जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है। टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है आपका? 3 तरीके की टाइप्स है, याद रखनी है आपको, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल, क्या ही पढ़ना है इनको, ठीक है।
पॉलिटिकल, जैसे आपका मैंने ऊपर बात करी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल बॉडीज़, यूएन के अंदर। एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट इन इंडिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ा तो बाईलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ करी हमने, ट्रेड लिबरलाइजेशन फ्रंट बनाए हमने। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा तो इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट आईटीए करे हमने, ठीक है, मतलब कुछ एग्रीमेंट करे। कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा तो कल्चरल एक्सचेंज ट्रीटीज़ करी हमने, ठीक है, उसका खतरा भी तो देखने को मिलेगा, ठीक है। जियोग्राफिकल इम्पैक्ट तो कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करे दूसरी कंट्रीज़ के साथ कि भाई ठीक है हम ग्लोबलाइज तो होंगे इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी, कल्चरली भी, जियोग्राफिकली भी, लेकिन कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे, तो कुछ ट्रीटीज़, कुछ लॉज जो है वो हमने साइन किए। मॉडर्नाइजेशन पे आ जाओ, अब ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया आपका। डेफिनेशन, मॉडर्नाइजेशन रेफर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज़ थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों से मॉडर्नाइजेशन होता है। की फीचर क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, सिंपल बात है। अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है, शहर जो है वो ज़्यादा बनते जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्राइजेशन, जो आपका वेबर की बात है, एम्फेसाइजिंग ऑन एफिशिएंसी एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो है एक फॉर्मल तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। गांव के अंदर कोई भी कुछ भी काम कर रहा है तो यहाँ पे वो कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा, एक आदमी का काम होगा, एक आदमी लेबर होगा, एक आदमी मैनेजर होगा, तो एक पूरा एक सिस्टम देखने को मिलेगा, एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ज़बरदस्त आएगा। सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष रहेगा। डिक्लाइन इन रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो है उसके अंदर डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा। इंडिविजुअलिज्म एंड लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा जो है वो ऊपर आ जाएगा, लिबरलिज्म मतलब ज़्यादा लिबर्टी मिलेगी, ठीक है। एक कमेंट पढ़ रहा था मैं कहीं पे, तो वहाँ पे रोबोट के रिगार्डिंग जो था, आपका एक वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे किसी ने एक बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से कमेंट किया था कि बड़ी तेज़ी से ये टेक्नोलॉजी फैल रही है, तो एक दिन ये रोबोट भी आएगा और बोलेगा कि मेरे इक्वल राइट कहाँ है, ठीक है। सो ग्लोबल फोरम के ऊपर मेरे इक्वल राइट्स की बात करी जाए, तो हमारे राइट्स की भी बात करी जाए, हमारे साथ आप इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। तो वो एक हंसने की बात है बेशक, लेकिन देखो कितनी ज़बरदस्त बात है ये कि वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो डिग्रेड कर देगा इंसानी जो कुव्वत है उसको, ठीक है। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है ज़बरदस्त तरीके से। एआई पूरा जो है चरम सीमा पे है इस वक्त, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म जो है अब जब इसके पहले आपका जो है इस टेक्नोलॉजी से पहले आपका जो है इंडिविजुअलिज्म जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गया था। हर एक इंडिविजुअल बेसिस पे जो है वो बात करने लग गए थे कि भाई ये आपके इक्वल राइट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो हर एक फोरम पे जो है LGBTQ का जो है वो सारे जो है एक ज़बरदस्त सिस्टम आ जाता है। तो अब ये रोबोट्स किसके अंदर आएंगे, तो वहाँ पे उस बंदे ने बात करा था कि ये LGBTQ+, वहाँ पे प्लस का निशान दिया हुआ, तो प्लस के अंदर आ जाएंगे। इंडिविजुअलिज्म एंड लिबरलिज्म, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। सोशल थिंकर कौन कौन से हैं इसके अंदर, तो आपको याद रखना है मैक्स वेबर, वही किताब का नाम याद रखना है। कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, ठीक है। इमाइल डर्किम, डिवीजन ऑफ लेबर। मैकेनिकल से सोशल सॉलिडारिटी की तरफ, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ। फर्दिनांड टूनीज, जैमनी शेफ्ट, डैशल शेफ्ट, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ठीक है, इनकी किताब का नाम है। एंड एंथनी गिडन्स, ये स्ट्रक्चरेशन थ्योरी की बात करते हैं ये, ठीक है। इनकी किताब का नाम है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है, कि ठीक है आप मॉडर्नाइजेशन होंगे, लेकिन हमारे जो एक टेरिटोरियल स्ट्रक्चरल सिस्टम होगा एक सोसाइटी का, उसके ऊपर जो है ना काफ़ी उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंस पड़ रहा है, तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा। डैनियल बेल, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात भी हो रही है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। अर्बनाइजेशन एंड चेंजेस, ठीक है, देहात शहरों में बदल जाते हैं। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज, सोशल लाइफ के अंदर चेंज, सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर चेंज। बड़ी फैमिली छोटी फैमिली में बदल जाती हैं। एक इंसान जो है वो पहले बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बातें करता था, वो अपनी ही बातें करता है, अपनी कोठी कारें वगैरह वगैरह। चैलेंजेस सच एज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड साथ ही साथ जो है हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, साइल एरोजन, डिफॉरेस्टेशन वगैरह वगैरह, ये सारा खतरा भी हमारे सामने देखने को मिलता है। तो ये फर्स्ट यूनिट का पार्ट था जिसको जितना रिड्यूस करके पढ़ाया जा सकता था उसको पढ़ाया गया है। बाकी इन डिटेल अगर आपको देखना है तो आप जो है वो या तो बुक के अंदर आप खुद ही सेल्फ स्टडी कर लें या लेक्चर देख लें, ठीक है, तो जैसे आपको बेटर लगे। बाकी जो मेन टॉपिक थे, मेन जो पॉइंट थे, उनके ऊपर हमने इस लेक्चर के अंदर बात कर ली। तो अगले लेक्चर आने तक आप सभी लोगों को खुदा हाफिज़, रब राख।